देखिए भाई स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं मांग क्या है, मांग को प्रभावित करने वाला तत्व, मांग का नियम क्या है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले हमारे वीडियो में पढ़ी है। हमने व्यष्टि समष्टि की परिभाषाएं देखी, उत्पादन लागत, औसत लागत, ये चीज़ें देखी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं, जो है पूर्ति क्या है। इसके बाद पढ़ेंगे पूर्ति का नियम क्या है, पूर्ति के अपवाद क्या है। ये सारी चीज़ें हम आगे अपने इस वीडियो में देखेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। तो देखिए पूर्ति क्या है। तो सीधी सी बात है कि एक निश्चित समय में समय पर एक निश्चित कीमत पर बाजार में बिकने के लिए उपलब्ध वस्तु को पूर्ति कहा जाता है। देखिए आपको परिभाषा में समझना होगा कि समय, निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर जो भी वस्तुएं बाजार में बिकने के लिए उपलब्ध है या तैयार है, उसको पूर्ति कहा जाता है। देखिए हमारे स्टूडेंट्स, पूर्ति का नियम क्या है। आज हम पढ़ेंगे पूर्ति का नियम क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपन जब अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं तो हमको एक निश्चित वाक्यांश के साथ चलना है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, इस वाले वाक्य को अपने को साथ में लेके चलना है, अन्य बातें समान रहने पर। क्योंकि हमारा जो नियम है ये ऐसी कंडीशन पर डिपेंड करते हैं कि जब कोई भी अगर माहौल में परिवर्तन होता है या कोई अचानक से कोई परिवर्तन आता है जो होना नहीं चाहिए पर हो जाता है, ऐसी स्थिति में ये नियम प्रभावित होते हैं। इसलिए हम मांग या पूर्ति के नियमों के साथ इस चीज को देखते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर। तो देखिए ये वाक्य अपना जोड़ते हैं अन्य बातें समान रहने पर। अब हमको लिखना है जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है। यहाँ पे अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है। आपने मांग के नियम में इसको पढ़ा था, तो ये जस्ट मांग के नियम के साथ थोड़ा उल्टा होता है। तो देखिए जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ती है। जस्ट इसका उल्टा कि जब वस्तु की कीमत घटती है या कम होती है तब वस्तु की पूर्ति भी कम होती है। कीमत घटती है तब वस्तु की पूर्ति भी कम होती है या घटती, कम होती है या घटती है। तो आपने देखा कि अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है। आपने देखा होगा कि जब किसी वस्तु की अगर किसी का भाव बढ़ जाता है या किसी के रेट टाइट हो जाते हैं तो सारे लोग अपने पास जो चीजें होती है उसको बेचने के लिए मार्केट में जाते हैं ताकि उनको अच्छा रेट मिले। और जैसे ही अगर किसी का भाव गिरता है तो आप एक नॉर्मल एक किसान का उदाहरण लेके देखें
तो जैसे किसी व्यक्ति को उसकी फसल बेचनी है, तो जब रेट अच्छे होंगे तो बेचने के लिए तैयार रहेगा, जैसे रेट गिरे तो अपनी फसल का स्टॉक कर लेता है, बेचता नहीं। तो यही पूर्ति के नियम में लागू होता है कि जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ जाती है, और जब कीमत कम होती है तो पूर्ति भी कम हो जाती है। ये इस पूर्ति के नियम और मांग के नियम का तुलनात्मक अध्ययन करें। देखिए अब इसमें एक लाइन और आप देखें कि आप मांग और पूर्ति को तुलनात्मक पढ़े ताकि आपको याद रखने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। जैसे मांग के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि मांग का नियम कीमत के विपरीत चलता है कि अगर कीमत बढ़ी तो मांग कम हो जाएगी, कीमत घटी तो मांग बढ़ जाएगी। ऐसे ही इसमें उसका उल्टा है कि कीमत बढ़ी तो पूर्ति बढ़ जाएगी और कीमत घटी तो पूर्ति घट जाएगी। ये मांग का नियम विपरीत संबंध रखता है, और यहाँ पे पूर्ति का जो नियम है पूर्ति के नियम में कीमत वो पूर्ति का सापेक्ष संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? सापेक्ष संबंध होता है। ये भी ध्यान में हमको हमारे पूर्ति का नियम जब लिखे तो इस चीजों को जरूर लिखें कि अन्य बातें समझ लेने पर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत कम होती है तो पूर्ति घट जाती है, और पूर्ति का नियम में कीमत और पूर्ति का सापेक्ष संबंध रहता है। देखिए पूर्ति के नियम का अपवाद, मुख्य रूप से इसका अपवाद क्या है, तो हमने एक दो चीज तो पढ़ ली। नियम में हमने ये चीज पढ़ ली थी कि कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है, कीमत घटती है तो पूर्ति घटती है, कीमत और पूर्ति का सापेक्ष संबंध होता है। जो आप समझ गए हैं, ये हमने पढ़ भी लिया है, पूरे वीडियो में हमने इन चीजों को देख लिया। अब हम देखते हैं पूर्ति के नियम का अपवाद क्या है। तो साधारणतः इसका अपवाद क्या है कि यह कहाँ पे लागू नहीं होता है, तो दूसरी बात है नंबर एक, इसमें नंबर एक में आप लिखेंगे नीलामी की वस्तु। नीलामी की वस्तु, तो देखिए इसमें आप लिखना कैसे है, पूर्ति का नियम नीलामी की वस्तु पर नीलामी की वस्तु पर लागू नहीं होता है। अब ये देखें आप कि सीधी सी बात है, नीलामी की वस्तु है, पूर्ति का नियम नीलामी की वस्तु पर लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने नियम में क्या पढ़ा है कि कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी। तो अब यहाँ पे जैसे हमको नीलामी की वस्तु लिमिटेड होती है कि कुछ सीमित वस्तु का ही नीलाम करना है, तो आपने नीलामी शुरू कर दी। अब आप सोचेंगे कि उसकी कीमत बढ़ गई तो आप पड़ोस की वस्तुओं को नीलाम नहीं कर सकते और वस्तुओं को नीलाम नहीं कर सकते। इसलिए पूर्ति का नियम नीलाम की वस्तुओं पर लागू नहीं होता है, क्योंकि नीलामी की वस्तुएं फिक्स होती है। फिक्स मतलब स्थिर होती है। फिक्स मतलब स्थिर होती है, स्थिर होती है या फिर सीमित मात्रा में होती है, सीमित मात्रा में होती है। इसलिए हम इसको जो है इसके उपयोग पूर्ति के नियम का एक साधारण अपवाद है, क्योंकि हम इसकी मात्रा नहीं बढ़ा सकते। मतलब ऐसा नहीं कि अगर भाव बढ़ गया तो हम और वस्तुओं को नीलाम करने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। देखिए दूसरा इसका अपवाद है, पहला तो था नीलामी की वस्तु, अब दूसरा इसका अपवाद है श्रेष्ठ कलात्मक वस्तु। श्रेष्ठ कलात्मक वस्तु, अब मांग का जो नियम है इसका यह भी अपवाद है श्रेष्ठ कलात्मक वस्तु में। हम इसके यहाँ पे मांग का नियम पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। देखिए अब यहाँ लिखेंगे आप श्रेष्ठ कलात्मक वस्तुओं पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि यह वस्तुएं
विशेष होती है। क्या होती है? विशेष होती है, विशेष होती है, जिनको कीमत बढ़ने के साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है। इनको कीमत बढ़ने के साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। कैसे? जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए कि आपने सचिन तेंदुलकर का बैट देखा है जिससे उसने सेंचुरियां लगाई है, तो अब अगर वो मार्केट में उपलब्ध हो कि ये सचिन जी तेंदुलकर का बैट है जिससे उन्होंने 100 सेंचुरी लगाई, अब उसकी कीमत अगर अच्छी बढ़ जाए तो भी क्या आप ऐसे दूसरे बैट को बता सकते हो कि सचिन तेंदुलकर का बैट है? नहीं, क्योंकि अपन वो विशेष और कलात्मक चीज के साथ जुड़ी हुई है। बाकी भले बैट एक जैसे हो सबको ही है, परंतु उसके साथ किसी व्यक्ति का नाम जुड़ जाता है, इसलिए वो कलात्मक हो जाती है। मान लें जैसे आप एक पुराना उदाहरण देखें कि महाराणा प्रताप का मुकुट अगर वो आप म्यूजियम में देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि यार दूसरे और भी मुकुटों से बनाए जा सकते होते हैं, वजन के बनाए जा सकते हैं, परंतु वो श्रेष्ठ नहीं हो सकते क्योंकि वह एक विशेष व्यक्ति के साथ नाम जुड़ा रहता है और वो श्रेष्ठता के अंदर जानी जाती है। ऐसे अगर किसी की बने हुई कोई चित्रकला है और वो विशेष चीज है, उसकी कीमत बढ़ जाए तो ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरी जैसी बना के आप बेचने लग जाओ, तो वो नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ कलात्मक वस्तुएं जो होती हैं ये पूर्ति के नियम का अपवाद है। दूसरा, नीलामी की वस्तुएं भी पूर्ति का नियम का अपवाद है, क्योंकि इन दोनों जगह पूर्ति का नियम आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि पूर्ति को प्रभावित करने वाला तत्व क्या है, पूर्ति को निर्धारित करने वाला घटक क्या है, पूर्ति को किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा, या कोई तीन घटक लिखिए जो पूर्ति को प्रभावित करें। इस प्रकार से अगर प्रश्न आए तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। इसमें अपने को क्या क्या लिखना है। जैसे पूर्ति को प्रभावित, जैसे आपने मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक लिखे थे, वैसे ही अपने को पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक लिख दें। तो अपन इस पार्ट को बिल्कुल पिछले पार्ट से कंपेयर करते हुए चलेंगे कि किस प्रकार मांग के नियम को प्रभावित होता। जैसे हमने कल पढ़ा था पूर्ति का नियम, तो उसमें हमने पढ़ा था कि मांग के नियम को कैसे प्रभावित करते हैं, मांग का नियम क्या है। ऐसे ही अपन इस टॉपिक को भी पढ़ना था कि तुलनात्मक अध्ययन में दोनों चीजें अपनी क्लियर होती चाहिए। तो अब पहला पॉइंट लिखेंगे अपन इसमें कि कीमत विशेष, कीमत विशेष। अब ध्यान दें, कीमत विशेष कीमत जो है वो किस प्रकार पूर्ति को प्रभावित करेगी। तो अब लिखने वाले स्टूडेंट होते हैं वो ध्यान दें कि पूर्ति को निर्धारित या प्रभावित करने में वस्तु की विशेष कीमत का महत्व होता है। जैसे जिस वस्तु की कीमत अधिक होगी, अब कोई भी जैसे कोई भी फर्म हुई या कोई उद्योग हुआ या कोई व्यापारी हुआ, अगर उसकी वस्तु की कीमत अधिक है तो अधिक वस्तुएं क्या करेगा, बेचने के लिए बाजार में उपलब्ध कराएगा, मतलब अधिक पूर्ति करेगा। जिस वस्तु की कीमत अधिक होती है उस वस्तु की पूर्ति अधिक करेगा, उस वस्तु की पूर्ति अधिक करेगा, अधिक करेगा। अन्य वस्तुओं की अन्य वस्तुओं की कीमत। देखिए पहला पॉइंट पढ़ा हमने कि किसी वस्तु विशेष की कीमत, दूसरा पढ़ा अन्य वस्तु की कीमत। तो आपको ध्यान हो कि अन्य वस्तुओं की कीमत जो है वह भी
मांग के पूर्ति को प्रभावित करती है। और कैसे प्रभावित करती है? जैसे आपने देखा होगा कि आप बाजार में एक कपड़ा खरीदने गए, अब वो सूती कपड़ा है या टेरिकॉट या नायलॉन का है, तो आपने अगर सूती कपड़े को खरीदना पसंद करा तो दुकानदार जो है वह सूती कपड़ों की पूर्ति करना पसंद करेंगे, ना कि नायलॉन की या टेरिकॉट की। तो अपने आप नायलॉन या टेरिकॉट की मांग पूर्ति कम हो जाएगी और सूती वस्त्र की पूर्ति बढ़ जाएगी। जैसे किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ती है और उपभोक्ता उसकी मांग करता है तो बाजार में उस वस्तु को उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे उसके समांतर वस्तु को बाजार से बाहर कर दिया जाता है। बाजार से बाहर कर दिया, जैसे जिस वस्तु की मांग उपभोक्ता करेगा उसी की पूर्ति की जाएगी, जिसकी मांग नहीं कर रहा है उसकी पूर्ति कम हो जाएगी। मैंने आपको सूती वस्त्र वाला उदाहरण देके समझाया। कर की देखिए पूर्ति को प्रभावित करने में, पूर्ति को प्रभावित करने में कर की नीति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस वस्तु पर कर अधिक लगेगा उसकी कीमत बढ़ जाएगी और उसकी पूर्ति कम हो जाएगी। देखिए पूर्ति को करके किस प्रकार प्रभावित करती है। जैसे किसी वस्तु पर कर लगा और उस वस्तु की कीमत बढ़ गई। अब जब कीमत बढ़ जाएगी तो उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदना बंद कर देंगे, और जब खरीदना बंद करेंगे तो मार्केट में आना बंद हो जाएगी, तो उसकी पूर्ति अपने आप प्रभावित हो जाएगी। चौथा पॉइंट है संचार व परिवहन के साधन। संचार व परिवहन के साधन तो ये भी पूर्ति को प्रभावित करते हैं। लेकिन वापस ये ध्यान रखिए अपन कि पूर्ति को संचार व परिवहन के साधन प्रभावित करते हैं, क्योंकि परिवहन के अभाव में एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है। देखिए परिवहन के अभाव में किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। मतलब जिस वस्तु की मात्रा अपने यहाँ ज्यादा है, अपने मार्केट में उसकी पूर्ति ज्यादा है, अगर दूसरे मार्केट में उसकी आवश्यकता है तो उसको वहाँ बिना इसके साधन के नहीं पहुँचा पाएंगे।
और संचार संचार में जोड़ लेना कि संचार के अगर साधन नहीं है तो एक स्थान से दूसरे स्थान वालों को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर किस वस्तु की कीमत, कहाँ पर किस वस्तु की मात्रा अधिक है और उसकी पूर्ति कैसे की जा सकती